चलो ठीक है बेटा, आज हम फिर कक्षा 10 हिंदी की क्लास में उपस्थित हैं। तो कल हमने आपको पद्यांश एक पढ़ाया था, ठीक है, सूरदास का, ठीक है, सूरसागर से पद्यांश हमने एक पढ़ाया था आपको, और आज पद्यांश 2 पढ़ा रहे हैं। इसकी व्याख्या कैसे करी जाएगी? संदर्भ तो सेम वही होता है, अभी तक तो वही है। आज तो दूसरा पद्यांश पढ़ा रहा हूँ तो संदर्भ वही रहेगा। अगर बदलने की अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मैं संदर्भ यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। तो हम प्रसंग और इसकी व्याख्या की बात करते हैं कि हमें व्याख्या कैसे लिखी जाएगी। तो सूरदास जी के बारे में हम बता रहे हैं कि पद्यांश की व्याख्या, ठीक है, व्याख्या कैसे लिखेंगे, हम क्या करेंगे, कैसे लिखना है। तो इसमें क्या है, कल हमने एक बात और आज हम व्याख्या नंबर 2 चलते हैं, ठीक है। ये बेटा हमारा डिजिटल बोर्ड तो नहीं है जो हम इसको क्या बोले जूम करके आपको दिखा दें, लेकिन प्रयास करते हैं आपको समझाने का, ठीक है। तो आज सूरदास जी की पद चल ही रहे हैं, इसमें व्याख्या चल रही है। तो इसमें लिखा भी है मैंने पद्यांश की व्याख्या। तो संदर्भ तो वही है अभी तक, अगर बदला जाएगा तो मैं यहाँ लिख दूंगा दोबारा, ठीक है। संदर्भ पिछली वीडियो में आप देख लीजिए, व्याख्या सहित होगा उसमें, और आज हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें किस चीज के बारे में बताया गया है। तो मैं पहले इसको प्रसंग क्या बोलते हैं, बदला जाता है हर व्याख्या में। तो प्रसंग मैं बताता हूँ, प्रसंग में क्या कह रहा वो क्या। तो इस पद में कवि ने मणियों से युक्त आंगन में घुटनों के बल चलते हुए बालक श्री कृष्ण को शोभा का वर्णन किया है, ठीक है। किसने? सूरदास जी ने। किसको? बालक को। किस बालक को? श्री कृष्ण को। इसमें क्या है, इस पद में कवि ने मणियों से युक्त आंगन में घुटनों के बल चलते हुए, मणियों का कोई आंगन है, ठीक है, उसमें घुटनों के बल श्री कृष्ण चल रहे हैं, चलते हुए बालक श्री कृष्ण को शोभा का वर्णन किया है, ठीक है। अब विस्तार से इसमें व्याख्या में पता लगेगा, ठीक है, कि व्याख्या में क्या कह रहा है, किसके बारे में कैसा कैसा वर्णन किया गया। तो ठीक है, हम व्याख्या पर चलते। इसमें क्या है, इसमें हम एक एक चीज को पहले पढ़ेंगे, एक एक लाइन को, तभी हम उसका आंसर या उत्तर आपको देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या, किलकत कान्या घुटू रूबनी आवत, किलकत कान्या घुटू रूबनी आवत। इसमें क्या है, श्री कृष्ण के सौंदर्य एवं बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि बालक कृष्ण अब घुटनों के बल चलने लगे हैं। क्या कहते हैं? श्री कृष्ण के सौंदर्य एवं बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि बालक कृष्ण अब घुटनों के बल चलने लगे हैं, ठीक है। एक लाइन हो गई, मतलब एक वाक्य हो गया। अब दूसरे वाक्य पे चलते हैं। मणि मन कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ी व धावत। मणि मन कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ी व धावत। इसमें क्या है, इसमें क्या, राजा नंद का आंगन, ठीक है, राजा नंद का आंगन सोने का बना है और मणियों से जटिल है, ठीक है, मणियों से जटिल, यानी कि राजा नंद का आंगन सोने का बना है और मणियों से जटिल, ठीक है। ये हो गया आपका। अब तीसरा चलते हैं हम, क्या है तीसरा में, क्या है इसमें, क्या है, कबहू निरखी हरि आपू छाहा के कर सो पकड़त चाहत, ठीक है। कबहू निरखी हरि आपू छाहा कौ कर सो पकड़त चाहत। इसमें क्या है, तीसरे वाले में क्या है, इसमें क्या है, उस आंगन में, किस आंगन में, जिस आंगन में श्री कृष्ण चल रहे थे, उस आंगन में श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हैं तो किलकारी भी मारते हैं और अपना प्रतिबिंब पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। प्रतिबिंब मतलब परछाई, ठीक है। उस आंगन में श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हैं तो किलकारी भी मारते हैं और अपना प्रतिबिंब पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, ठीक है। ये तीसरी हो गया बेटा, ये 3 हो गई। अब किलकत हसत राजत द्वे दतियां पुनि पुनि तिहि अब गाहत। इसमें है नहीं, ये लिखा है किलकत, किल की हसत राजत द्वे दतियां पुनि पुनि तिहि अब गाहत, ठीक है। चौथा चल रहा, हाँ चौथा है किलकत। इसमें क्या है, इसमें क्या, जब वे किलकारी मारते हंसते हैं, कौन? श्री कृष्ण। जब वे किलकारी मारकर हंसते हैं
तो उनके मुख में दो दांत शोभा देते हैं। जब वे किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके मुख में दो दांत शोभा देते हैं। तभी तो लिखा है दो दतियां, ठीक है, दो दतियां की दो दांत हंसते हैं। अब कनक भूमि कर, ये चार हो गए। कनक भूमि पर कर पग छाया ये उपमा इक राजती। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा इक राजती। राजती कनक, पांचवा हो रहा है बेटा, पांचवा चल रहा है। इसमें क्या है, उन दांतों के प्रतिबिंब को भी वे पकड़ने का प्रयास करते हैं। उन दांतों के प्रतिबिंब को भी पकड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब बेटा आपका छेमा चलेगा, छठा। करी करी प्रतिपद प्रतिमानी या प्रतिमनी, ठीक है, करी करी प्रतिपद प्रतिमनी वसुधा कमल बैठकी राजती। इसमें क्या, करी करी प्रतिपद प्रतिमनी वसुधा कमल बैठकी साजती। साजती। अब इसमें बेटा छठा चल रहा है। इसमें क्या, उनके हाथ पैरों की, उनके हाथ पैरों की छाया उस सोने के फर्श पर ऐसी प्रतीत होती है। ठीक है, हो रही है। इसमें क्या है, उनके हाथ पैरों की छाया उस सोने के फर्श पर ऐसी प्रतीत हो रही है मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया है। ठीक है, मैं दोबारा फिर बता रहा हूं। उसमें उनके हाथ पैरों की छाया उस सोने के फर्श पर ऐसी प्रतीत होती है मानो प्रत्येक मणि ने उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया है, अथवा प्रत्येक मणि पर उनके कमल जैसे हाथ पैरों का प्रतिबिंब पकड़ने से ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर कमल के फूलों का आसन बिछा हुआ है। ठीक है, इतनी बात समझ में। अब चलते हैं, सातवां कर रहे हैं। इसमें क्या, बाल दशा सुखा निरखी जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती। इसमें क्या है, बाल दशा सुखा निरखी जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती। इसमें क्या है बेटा, सातवां आपका वाक्य है, ये सातवां है। इसमें क्या है, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा जी बहुत आनंदित होती हैं और बाबा नंद को भी बार बार वहां बुलाती हैं। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूं आपको। इसमें क्या है, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा जी, ठीक है, बहुत आनंदित होती हैं और बाबा नंद की शोभा, नंद को भी, यानी कि बाबा नंद को भी बार बार वहां बुलाती। इसमें क्या है, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा जी बहुत आनंदित होती हैं और बाबा नंद को भी बार बार वहां बुलाती हैं। ठीक है, ये सातवां हो गया आपका। क्या है, अचरा अंचरा तरले ढाकी सूर के प्रभु को दूध पियावती। ठीक है, अंचरा यानी कि आंचल के, अंचरा तरले ढाकी यानी कि आंचल के तले या आंचल के अंदर ढक लेती हैं। इसमें क्या, अंचरा तरले ढाकी सूर के प्रभु को दूध पियावती। ठीक है, पियावती। इसमें क्या है, इसके बाद माता यशोदा सूरदास के प्रभु बालक श्री कृष्ण को अपने आंचल में या आंचल से ढककर दूध पिलाने लगती हैं। इतनी बात समझ में आ कि मैं दोबारा फिर बता रहा हूं। उसमें अंचरा तरले ढाकी यानी कि आंचल के तले या आंचल में ढक लेती हैं। अंचरा तरले ढाकी सूर के प्रभु को दूध पियावती। इसमें क्या है, यानी कि इसके बाद माता यशोदा सूरदास जी के प्रभु बालक श्री कृष्ण को अपने आंचल से ढककर दूध पिलाती या पिलाने लगती है। ठीक है, ये बेटा इसका क्या हो गया, पद्यांश का व्याख्या।
तो बेटा व्याख्या ऐसे लिखी जाती है। पद्यांश की व्याख्या कैसे लिखी जाती है? पद्यांश की व्याख्या ऐसे लिखी जाती है। कल मतलब पिछले वीडियो में हमने इसका संदर्भ सहित अनुवाद बताया था, उसमें संदर्भ भी है और इसकी व्याख्या भी है। ठीक है, अनुवाद या व्याख्या, संदर्भ सहित व्याख्या हमने पिछले वीडियो मतलब कल बताई है। उसको हमारे चैनल पर जाके उसको देख लीजिए। अब बार बार संदर्भ लिखना बेटा ये कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, ये व्हाइट बोर्ड है, इस पे लिखने में बेटा काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो मैंने संदर्भ इसलिए लिखा नहीं। और वैसे भी अभी तक तो संदर्भ सेम ही है। कल पहला पद्यांश पढ़ाया था हमने और आज ही दूसरा पद्यांश पढ़ा है। जब भी अगर संदर्भ बदलने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम संदर्भ सहित व्याख्या यहाँ करेंगे। ठीक है, तो ये बेटा होगी पद्यांश की व्याख्या, पद्यांश की व्याख्या। अब हम इसमें बच्चों के मन में एक डॉट होगा, ये ठीक है, या एक बात उत्पन्न होती होगी या एक सवाल पैदा होता होगा कि सर ये हमें पता कैसे लगेगा ये सूरदास का है। तो देखिए जब भी हम इस चीज को पढ़ेंगे, किसको? पद्यांश को, तो कहीं ना कहीं उसमें कक्षा 10 की मैं बात कर रहा हूँ, कक्षा 10 यूपी बोर्ड, ठीक है, 2026 की एग्जाम। तो उसमें क्या होता है, जब भी हम पद्यांश पढ़ेंगे तो उस पद्यांश में कहीं ना कहीं उस लेखक का नाम आ जाता है जिसने ये पद्यांश लिखा है। किसने? अब यहाँ सूर है, सूरदास जी की, सूरदास जी ने लिखा है। किसमें से? ग्रंथावली से, ग्रंथावली से तो ये है। तो सूरसागर, सूरसागर ग्रंथावली से है, तो ये सूरसागर कर देंगे हम, सूरसागर से, सूरसागर से लिया गया है। इसमें इसमें क्या है, इसमें किससे लिया गया है बेटा? ये सूरसागर से लिया गया है। तो हम इसमें क्या करेंगे, तो इस चक्कर में लेखक का नाम आ जाता है। ठीक है, आ जाता है। तो इसलिए अगर तुलसी का होता है यहाँ तुलसी आ जाता, आता, बिहारी का होता बिहारी आ जाता है। अधिकतर कहीं ना कहीं लेखक का नाम आ जाता है। अब इसे सूरसागर से लिया गया है। ठीक है, सूरसागर से लिया गया है और किसने लिखा है? सूरदास जी ने लिखा है। यहाँ आ तो गया आपका, ये आ तो गया जी सूर, जो सूर कह लो सूरदास। ठीक है, अब थोड़ा बुद्धि को तेज करना पड़ेगा बेटा। इसमें क्या होता है, कभी भी जब भी कोई पद्यांश आता है तो इस पद्यांश में इसमें लेखक का नाम कहीं ना कहीं मेंशन या लिखा हुआ होता है, तो आपको पता लगा लेना चाहिए या अंदाजा करना चाहिए कि इसमें इसने लिखा है। पाठ का नाम आपको याद होना चाहिए। तो ये आज हमने व्याख्या बताई आपको, और हम बेटा बड़ा सरल तरीके से आपको व्याख्या बताते हैं। किसी तरीके का कोई अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई सवाल हो या कोई बात हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं। बेटा मैं इतनी सरल से सरल भाषा का इस्तेमाल करता हूँ कि प्रत्येक विद्यार्थी इस चीज को गहराई से समझ जाए। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ विद्यार्थियों की समस्या क्या होती है, क्योंकि मैं खुद एक विकलांग व्यक्ति हूँ, दोनों पैरों से हैंडीकैप हूँ, मैं विकलांग हूँ और मैं निःशुल्क पढ़ाता हूँ, किसी तरह का कोई चार्ज किसी से नहीं लेता। बस मेरा एक ही उद्देश्य है कि प्रत्येक विद्यार्थी जो पढ़ने वाले हैं उच्च शिक्षा हासिल करके समाज में अपना एक विशेष दर्जा प्राप्त करें। बस मेरा पढ़ाने का यही उद्देश्य है। तो ठीक है, आज ही हमने व्याख्या पढ़ाई आपको कक्षा 10 यूपी बोर्ड, इसकी सूरदास की। कौन सी? किस पाठ से? सूरसागर से लिया गया। तो इसको मन लगा के पढ़िए। तो बहुत सारे साधन चल पड़े हैं, मोबाइल है आपके पास, लैपटॉप है, किसी से भी आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, 5 बार, ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। बात को पढ़ के उनके बीच में आंसर या उत्तर निकालिए, आपका निकल जाएंगे, किसी तरह की कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। तो ठीक है, हमने ये आपको पढ़ाया। और बेटा हमें यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को या सगे संबंधियों को ये वीडियो इतनी शेयर करिए कि ये वीडियो उन ज़रूरतमंद विद्यार्थियों के भी पास पहुंचाए जिनको इनकी आवश्यकता है या जिनको इनकी ज़रूरत है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करिए। तो बस हमारा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था। मैं आशा करता हूँ ये लेक्चर आपकी समझ में ज़रूर आया होगा। तो ठीक है, हम अगले सेशन में फिर उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।